हेलो दोस्तों, तो आज यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स के बुक 2 का तीसरा चैप्टर। ये यहाँ पे विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए, पिछले वीडियो के बारे में अगर बात करें तो उसमें हम कौन से दो चैप्टर के बारे में बात किए थे। एक था किरण प्रकाश की और दूसरा यहाँ पे तरंग प्रकाश की। तो उस वीडियो में जितना अच्छा से उस दोनों चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए थे, उतने ही अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में ये चैप्टर कौन सा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्स में देखते हुए कवर करेंगे। तो देखिए, इसका मेन मोटिव ये है कि बुक 2 से आपका टोटल 36 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, बुक 2 से और यहाँ पे बुक 1 से 34 मार्क्स का। तो देखिए, हम यहाँ पे बुक 2 का जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। अगर मान लीजिए कि बुक 2 से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पे सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या हम कि अभी यहाँ पे हम क्या तीसरा चैप्टर बता रहे हैं, फिर हम चौथा चैप्टर का यहाँ पे वीडियो लेकर आएंगे, फिर पांचवा चैप्टर का। तो जब तक आप सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तब तक क्या होगा कि आपको वहाँ पे वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे, कैथोड किरणें क्या होती है? धनाविष्ट कण, ऋणाविष्ट कण, अनाविष्ट कण या विद्युत चुंबकीय कण? कैथोड रेज आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल? तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की है यहाँ पे कैथोड किरणें की। तो सबसे पहले ये जो कैथोड किरणें होती है क्या होती है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। यानी क्या कि ये कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से, यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। और अगर बात करें कि ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो कैथोड किरणें जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और कब प्रोड्यूस करते हैं? तो जब यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे हैवी मेटल रहता है, हैवी मेटल पर जब यहाँ पे कैथोड किरणें को स्ट्राइक कराया जाता है तब वहाँ से क्या होता है, यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो ये यहाँ पे हो गया एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और ये किससे? तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड में है कि कैथोड किरणें समूह है। कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ। तो अभी हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ये ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर बात करें कि यहाँ पे कैथोड किरणें, तो कैथोड किरणें जो होती है वो किससे विक्षेपित होती है, यहाँ पे डिफ्लेक्टेड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इस दोनों से क्या होती है, यहाँ पे कैथोड रे डिफ्लेक्टिव होती है, यानी क्या कि ये विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड नंबर। इसमें निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, हमें चार्ज पूछा है। देखिए चार्ज, तो चार्ज पे यहाँ पे कितना आवेश होता है? अगर आवेश की बात करें तो वो कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 यहाँ पे कूलम होता है। इतना चार्ज होता है। और यहाँ पे याद कीजिए कि हम आपको पढ़ाए थे किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में, कि चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। यानी क्या कि चार्ज हमेशा यहाँ पे क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या रहता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इंटीजर में आता है। इंटीजर कहने का मतलब अगर बात करें क्यू, तो क्यू क्या यहाँ पे होता है, एन ई होता है। जहाँ पे एन का जो वैल्यू रखना है वो क्या रखना है, 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको हम यहाँ पे 1/2 या तो फिर 3/4 इस तरह से यहाँ पे एन के जगह पे नहीं रख सकते हैं, केवल इंटीजर वैल्यू ही हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटाइज्ड हुआ। तो अब इस फॉर्मूला को लगा के यहाँ पे बताइए कि इसमें कौन सा संभव नहीं है। तो सबसे पहले चार्ज पे क्या होता है, 1.6 गुने 10⁻, यहाँ पे 19 कूलम हो गया। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो Q बराबर होता है यहाँ पे Ne। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे N के जगह पे जब 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 गुने 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 3 रखेंगे। तो जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हम जब 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8.0, यानी 16×5 80। तो 8.0 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको सभी निकाल कर बता दिए हैं।
1.6 था, तो जब हम यहाँ पे n के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.8 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब यहाँ पे क्या रखें 4, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये जगह 16 चौका 64 यानी 6.4 हो जाएगा। और 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8.0। तो देखिए 8.0 हो गया, 4.8 हो गया, 3 यहाँ पे 2 हो गया, और बचा कौन यहाँ पे 3.4। तो 3.4 कब आएगा, जब आपका इसका वैल्यू यहाँ पे बट्टा में रखिएगा तब। जबकि यहाँ पे क्या होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, तो हमें बट्टा में नहीं रखना है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे चार्ज को यहाँ पे ये अस्तित्व नहीं होगा, अब इसका ये अस्तित्व नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो इसमें क्या है कि यंग के छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको प्रिज्म आना चाहिए, ये प्रिज्म की यानी फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिज की चौड़ाई यहाँ पे उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी बट्टे यहाँ पे स्मॉल डी होता है। जहाँ पे ये लेमडा हो गया क्या, तरंग दैर्ध्य हो गया। अगर बात करें यहाँ पे कैपिटल डी की, तो कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होता है। क्या होता है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। और यहाँ पे स्मॉल डी की बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्लिट यानी 2 स्लिटों के बीच की दूरी। जब आप ये पढ़िएगा यहाँ पे यंग के छिद्र पढ़ियो, उस समय ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि बीटा बराबर ये कैसे निकला। तो अब हमें क्या पूछा है कि हम तरंग को दोगुना कर देते हैं। तरंग को जब यहाँ पे हम दोगुना कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए बीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल डी लेमडा बटे यहाँ पे स्मॉल डी। अब लेमडा को क्या किया है, दोगुना कर दिया। तो अब बात करें यहाँ पे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी लेमडा को जब हम दोगुना करेंगे तो ये जो बीटा है यानी फ्रिंज की चौड़ाई ये भी क्या होगा, यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, डबल हो जाएगा यानी दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे मेटल है। अब ये मेटल पे क्या होता है, हम यहाँ पे फोटोन्स यानी फोटोन्स होता है, उस पर यहाँ पे प्रहार करते हैं, और इससे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उस कंडीशन को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि सिंपल सा अगर मानते हैं इसका, तो कोई भी यहाँ पे मेटल है, कोई भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा लगती है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो वही यहाँ पे है कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इमिट करना है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम यहाँ पे कार्यफलन वर्क फंक्शन कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक का मान होता है, प्लांक कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू क्या होता है वो यहाँ पे बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये 4 वैल्यू हो गया। अब बताना है आपको प्लांक कांस्टेंट। तो देखिए प्लांक कांस्टेंट किस तरह से आता है, तो आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, एच सी बटे यहाँ पे लेमडा, जहाँ पे एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, सी प्रकाश यहाँ पे लाइट का जो चाल होता है वो हो गया, लेमडा तरंग दैर्ध्य हो गया, ई यहाँ पे एनर्जी हो गया। तो ये जो एच होता है इसका यहाँ पे बताइए इसका क्या होता है, इसका यहाँ पे आप यूनिट भी बताइए कि इसका यूनिट क्या होता है। तो अगर बात करें प्लांक कांस्टेंट की, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू होता है यहाँ पे 6.63 गुने 10⁻⁻34 यहाँ पे जूल सेकेंड होता है। क्या होता है यहाँ पे 6.63 गुने 10⁻⁻ यहाँ पे 34 जूल सेकेंड होता है। तो जूल सेकेंड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो ये यहाँ पे लिखा है इतना हो जाएगा। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। क्या होता है इसका यूनिट यहाँ पे, तो जूल सेकेंड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जूल सेकेंड किस तरह से आता है, तो अगर इसको भी आपको अगर फाइंड करना है तो इसको भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, तो अभी बताएं एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या होता है, एच म्यू होता है, एच म्यू यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो प्लांक यानी एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर एनर्जी बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा। और एनर्जी, तो एनर्जी का यहाँ पे क्या होता है, जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है। और यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे ये म्यू है, म्यू का यहाँ पे क्या होता है पर सेकेंड, यानी सेकेंड माइनस होता है, और ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, तो इसलिए इसका यूनिट जूल सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या चीज़ मापता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे ऊर्जा को मापता है, यानी एनर्जी को मापता है। क्या मापता है, एनर्जी को मापता है। और यहाँ पे इसका यूनिट पूछे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे,
तो इसका यूनिट यहाँ पे जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिंपल सा अगर मान लीजिए याद नहीं रहता है कि ये किसको मापता है, ऊर्जा को मापता है, ये क्या किसको मापता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक यहाँ पे याद कर लीजिए, V बराबर हमारा क्या होता है, तो वर्क अपन यहाँ पे चार्ज, यानी जितना चार्ज हम दे रहे हैं वो यहाँ पे जितना कार्य कर रहे हैं और जितना यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं वो यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर होता है। अब यहाँ पे क्या है, वर्क, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विभवांतर हो गया और ये चार्ज हो गया, तो वोल्ट गुने चार्ज। यहीं भी क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, भी था, तो ये वोल्ट हो गया और इसको हम इलेक्ट्रॉन मान लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वर्क यहाँ पे निकल गया। तो ये किसको मापता है, तो ऊर्जा यानी एनर्जी को मापता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन। अब यहाँ पे जो यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो कितना ऊर्जा किस टाइम यहाँ पे क्या होगी, उत्सर्जित होगी, वो किस पे निर्भर करती है। तो बात करें इसकी, तो सबसे पहले इसको हम फॉर्मूला से निकाल देते हैं, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, म्यू बराबर हमारे यहाँ पे क्या होता है, C बटे लेमडा। क्या हो गया, C बटे लेमडा। और बात करें यहाँ पे ये क्या, तो C यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और अभी हम बताए आपको ऊपर बताए कि ये जो म्यू होता है वो यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो म्यू तो यहाँ पे हो गया एनर्जी पे डिपेंड कर गया। अब यहाँ पे क्या है, ये लेमडा है, तो ये जो लेमडा है वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे ऊर्जा होती है वो कितना कब उत्सर्जित होगा, वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग जल्दी इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे अभी ऊपर आपको बताया कि hc बाय लैम्डा, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे hc बाय लैम्डा हो जाएगा, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्ध्य हो गया। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, hc बाय लैम्डा। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा यहाँ पे दिया, तो इसमें है कि निम्न में किसका न्यूनतम प्रकाशीय विद्युतीय कार्यफलन होता है। तो अभी आपको तुरंत हम पीछे बताएं कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन हम उसे कहते हैं, कोई भी मेटल है उस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितना ऊर्जा खपत करना पड़ता है उसको हम यहाँ पे कार्यफलन कहते हैं। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे मेटल है, तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम यहाँ पे ऊर्जा जो खपत कर रहे हैं वो ऊर्जा यहाँ पे कितना है, उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तांबा है, लोहा है, बेरियम है, सोडियम है। तो सबसे यहाँ पे जो अगर बात करें यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट मतलब क्या है कि मुलायम धातु की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है सोडियम होता है। अब ये मुलायम है, कठोर है, इसका मतलब क्या है कि उसमें आते देखिए, अब देखिए कोई पदार्थ कठोर कब होता है, तो कठोर होने का मतलब क्या हो गया कि उसके बीच सेपरेशन कम है इलेक्ट्रॉन के बीच। अब यहाँ पे ये सोडियम मुलायम है, तो इसके बीच यहाँ पे क्या होता है, इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्या होता है, इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमें कम यहाँ पे वर्क फंक्शन करना पड़ता है, यानी कार्यफलन इसका क्या होता है, कम होता है। तो ये भी हमें पूछा भी है, क्या है, मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन, तो वो किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम के लिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या यहाँ पे 11 नंबर, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है, तो जब यहाँ पे प्रकाश विद्युत यहाँ पे क्या प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश को क्या माना जाता है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स मानते हैं, यानी पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया, कण मानते हैं इसको। अब देखिए जबकि ये क्या है, यहाँ पे वेव भी होता है, तरंग भी होता है, लेकिन जब बात करें यहाँ पे क्या फोटो इलेक्ट्रिक के, तो उस समय इसको हम किस तरह से मान के चलते हैं कि ये प्रकाश जो है ये क्या है, एक कण है। अब यहाँ पे तो अब इसको हम वेव कब मानते हैं, ये भी क्वेश्चन है कि अब मान लीजिए कि जब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो अब इसको हम कण मानते हैं, तो इसको हम वेव कब मानते हैं, तो वेव तब मानते हैं जब हमारा क्या हो, व्यतिकरण की घटना हो, विवर्तन की घटना हो, पोलराइजेशन की घटना हो, तब इस सब घटना में हम यहाँ पे प्रकाश को क्या मानते हैं, हम वेव मान के चलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन आवेश रहित है, इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन क्या है यहाँ पे आवेश रहित,
रहित है, यानी जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है इस चारों में किसके पास यहाँ पे क्या होगा, आवेश नहीं होगा। अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन और प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पे अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बीटा कण यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बचा कौन यहाँ पे, फोटोन कण बचा, यानी फोटोन पार्टिकल्स बचा। तो ये क्या है, ये आवेश रहित है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है। अभी ऊपर हम देखें कि प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो 6.6 गुने 10⁻⁻, यहाँ पे 34 जूल सेकेंड होता है। अब इसका बीमा बता दीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पे जूल सेकेंड है ना, तो जूल सेकेंड का यहाँ पे बीमा क्या हो जाएगा। तो देखिए 13 का राइट आंसर, अगर यहाँ पे जूल सेकेंड है तो जूल का यहाँ पे क्या होता है, तो ml² t-2 होता है। और सेकेंड का यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे t यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे हो गया, l हो गया, ml² t-2, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड है। तो सेकेंड का यहाँ के t हो जाएगा, सेकेंड था तो ये t यहाँ से क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, माइनस, यानी ml² t-1। तो वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट का यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml² t-1 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। अब देखिए बात यहाँ पे आई काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन में कहाँ से आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे हम ले लिए एक सरफेस ले लिए, ये क्या है, मेटल है। अब मेटल पे हम यहाँ पे क्या किए, इधर से ये फोटोन्स का कण आया। फोटोन्स का कण क्या करेगा, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इमिट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, वर्क फंक्शन होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इमिट किया, वर्क फंक्शन हम किसे कहते हैं, या तो फिर यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे कोई रे आया, फोटोन्स का कण आया, इससे क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिला। थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, इससे बाहर करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा पाता है। क्या करता है, यहाँ पे मूव नहीं करा पाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है यहाँ पे 2 एनर्जी लगता है। एक एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो यहाँ पे आया ये इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एक एनर्जी क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। और दूसरा एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालने के लिए हमें यहाँ पे कितना एनर्जी चाहिए, तो ये जो यहाँ पे क्या है, कार्यफलन है, उतना एनर्जी हमें चाहिए। तो जब एनर्जी किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। ये 2 भागों में कौन कौन सा बढ़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या किया, निकाल दिया, और दूसरा यहाँ पे क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। तो अब वो किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी ये कोई मेटल ये कितना स्पीड से यहाँ पे आया वो उस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आती है, मिल्कन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का ज्ञात, यानी मान लीजिए क्या है, यहाँ पे मिल्कन जो यहाँ पे क्या किए थे, तेल बूंद विधि अपनाए थे, वो इलेक्ट्रॉन का क्या चीज निकालने के लिए किए थे। तो यहाँ पे बात करते हैं मिल्कन यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या किए थे, तो 1909 ईस्वी में मिल्कन और यहाँ पे 2 वैज्ञानिक थे, एक थे रॉबर्ट मिल्कन और दूसरा यहाँ पे हार्वे फ्लेक्चर थे। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश रहता है, कितना चार्ज रहता है, उसे ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यहाँ पे अपनाया, तो तेल बूंद नियम को अपनाया, और उससे यहाँ पे निकाले कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालने के लिए उन्होंने क्या, कौन सा यहाँ पे विधि उपयोग किया था, तो यहाँ पे तेल बूंद विधि का उपयोग किया था। तो यहाँ पे क्या है, आवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जरूरी है। अब देखिए
अभी हम आपको बताए हैं कुछ देर पहले कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश। जब यहाँ पे अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर की या इसके आसपास के, तो उसमें हम प्रकाश को क्या मानते हैं, तो कण मान के चलते हैं, पार्टिकल्स। लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, वेव भी होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या पूछा है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए हमें क्या करना होगा, वेव भी मानकर चलना होगा और कण भी मानकर चलना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि तरंग सिद्धांत को यहाँ पे फॉलो करना होगा और क्वांटम थ्योरी को भी, दोनों को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ, यानी तरंग सिद्धांत और यहाँ पे क्वांटम थ्योरी, यानी ये दोनों अगर हम मान के चलेंगे तभी क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्रकाश के सभी घटनाओं को हम व्याख्या कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, प्लैंक नियतांक की बीमा क्या है। इससे पहले हम आपको इसका यहाँ पर डायमेंशन निकाल कर बताते हैं, ml² t-1 प्लैंक कांस्टेंट की यहाँ पे ये क्या होती है, यहाँ पे बीमा होती है। अब ये पूछा ये कहाँ से आती है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए ये कहाँ से आती है। तो देखिए एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे जांच करके देखेंगे कि ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसके यहाँ पे बीमा क्या आएगी। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या होता है, ये याद कर लीजिए, ml² t-1 ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट की बीमा होती है। अब ऑप्शन ए को हम यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या है, बल गुने समय। और हम जानते हैं कि बल का जो यहाँ पे डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml t-2 होता है। अब यहाँ पे क्या समय है, यानी समय टाइम, तो अगर टाइम से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ml t-1 हो जाएगा। ml² यहाँ पे नहीं हुआ, ml² अगर होता तब तो सही था, ऑप्शन ए ही सही था। तो ml² यहाँ पे नहीं आया है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी की, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ml t-2 और यहाँ पे क्या है, दूरी है यानी डिस्टेंस है तो l, तो ये क्या होगा, ml² t-2। अब यहाँ पे ये -2 आ गया, जबकि क्या होता है यहाँ पे t-1 होता था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन 3 नंबर की, तो तीसरे में क्या है, यहाँ पे बल यानी ml t-2 और यहाँ पे क्या आ गया, दूरी, यानी दूरी में तो क्या कि l और यहाँ पे ये टाइम भी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ml² और t-1 आ गया, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। यही ना हम आपको बताएं कि प्लैंक कांस्टेंट की बीमा होती है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब आइए हम यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इसके रचनात्मक व्यतिकरण के लिए, तो इसके बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सबसे पहले पाथ डिफरेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी रचनात्मक व्यतिकरण, इसमें पाथ डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, n पाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये n लेमडा होता है, n लेमडा होता है किसके लिए, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस ये हो गया। और यहाँ पे अगर लेमडा की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 2 पाई रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n2 यानी 2n पाई हो जाएगा। तो 2n पाई इसका क्या होगा, फेज डिफरेंस हो गया, क्या होगा, इसका फेज डिफरेंस हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फेज डिफरेंस को यहाँ पे हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो ये क्या होता है, 2n पाई होता है। और यहाँ पे बात करें पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे n लेमडा होता है, और लेमडा इसके बीच यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई यहाँ पे किस तरह होता है, वो यहाँ पे अगर आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है। ये क्या हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो यहाँ पे ये आ जाता है, फिर यहाँ पे ये आ जाता है, इसके बीच यहाँ पे 2 पाई बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फाई बराबर 2n पाई होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या होगी। अब फोटोन्स की संख्या आपको निकालना है, तो इसका आंसर बताइए, फोटोन्स की संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले फोटोन्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एच म्यू यहाँ पे क्या है, आवृत्ति है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी हमें दिया है 6.62 जूल, यहाँ पे एच हमें दिया है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 10 गुण, यहाँ पे 10⁻−14 हर्ट्ज हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। एच मतलब क्या, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। अब प्लैंक कांस्टेंट का यूज करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसके फोटोन्स की संख्या। तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए हम मान लेते हैं कि फोटोन्स की संख्या यानी नंबर ऑफ फोटोन्स को हम यहाँ पे x मान लिए, नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या को हम x मान लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, E बराबर हमारा आ जाएगा x इंटू एच इंटू क्या आ जाएगा, हमारा म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर अगर हम निकालते हैं तो x बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, E बटे यहाँ पे h म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे E का वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या,
6.62 बट्टे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू आपको मालूम है 6 यहाँ पे 63 या तो फिर 62 गुने 10⁻⁻ माइनस यहाँ पे 34 और यहाँ पे क्या दिया है 10⁻⁻ यहाँ पे 14। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कि यहाँ पे 10⁻20 यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है ये फ्रीक्वेंसी ना है, यहाँ पे फोटोन्स की संख्या, तो 10⁻20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें हाइड्रोजन वन क्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विजुअल रीजन में कौन सी श्रेणी पड़ती है, या तो फिर देख लीजिए कि हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, अगर देखने में भी क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही काम होता है, वो यहाँ पे क्या होता है विजुअल, यहाँ पे ये क्या होता है विजुअल रीजन कहलाता है। और इसमें कौन सा आता है, तो इसमें बामर श्रेणी आता है। कौन सा आता है, तो यहाँ पे बामर श्रेणी आता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो इससे पिछले हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मात्रक होती है, तो ऊर्जा की मात्रक होती है यानी जूल होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है। तो इसका सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन गुण यहाँ पे एक वोल्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकल जाएगा। अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना होती है, तो यहाँ पे होती है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, क्या होती है -19 कूलम होते हैं। और इसको हम 1 वोल्ट से गुना कर देंगे, 1 वोल्ट से गुना कर देंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये कूलम हो गया और वोल्ट का यहाँ पे क्या होता है, तो जूल पर कूलम होता है। तो एक कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे जूल। तो किसके बराबर आएगा, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन की। यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल देकर उसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब पूछा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी 22 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। तो देखिए कार्यफलन हम आपको बता चुके हैं, कार्यफलन क्या काम करता है। ये क्या करता है कि कोई मेटल है, इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई भी जितना वर्क करता है वो उस वर्क को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो इसका काम क्या है यहाँ पे, तो ये केवल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इससे यहाँ पे इमिट करता है। कोई मेटल है उससे क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इमिट करता है, निकालता है, बाहर निकालता है, इजेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें परमाणु को उत्तेजित करने, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी में एक्सरे उत्पन्न, ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। यही ने काम करता है कि कोई भी सरफेस है उससे एक इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकालने के लिए काम करता है। इसका क्या काम है कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये सतह से निकाल के यहाँ पर रख देगा। बाकी बात ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में नहीं रहेगा, इसको मूवमेंट में लाने के लिए क्या होगा, ये जो कार्यफलन है उससे ज़्यादा एनर्जी हमें देना होगा, तब क्या होगा, ये मूवमेंट में आएगा। तो देखिए ये जो कार्यफलन है ये क्या करता है, केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, और बाकी बात यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। तो अब यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की तरंग लंबाई 1 नैनोमीटर है, इनमें किसका संवेग का मान अधिक होगा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का यहाँ पे जो तरंग की लंबाई है वो 1 नैनोमीटर है। अब इसमें पूछा है किसका संवेग का मान अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। तो 24 नंबर में यहाँ पे संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर हमारा क्या होता है, mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, ये mv हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो अगर लेमडा की बात करते हैं तो लेमडा बराबर होता है h/p होता है, जहाँ पे p क्या हमारा मोमेंटम है यानी संवेग है। तो यहाँ से अगर बात करें तो हम यहाँ पे एक बार लेमडा 1 निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक बार लेमडा 1 निकालेंगे, फिर हम प्रोटॉन के लिए एक बार लेमडा 1 निकालेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि क्या आता है। तो वहाँ से जो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, यहाँ पे दोनों के संवेग के मान के तुल्य, यानी क्या कि दोनों का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यानी दोनों के संवेग क्या होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का कार्यफलन क्या होता है। चांदी का कार्यफलन यहाँ पे पूछ दिया आपसे,
कि चांदी का कार्यफलन मतलब क्या कि यहाँ पे एक क्या था, चांदी था, इस पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रे आया और ये क्या कर चांदी से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, यानी इजेक्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए, तो वो यहाँ पे कितना चाहिए, तो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए। तब क्या होगा, ये जो चांदी का यहाँ पे मेटल है इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। तो प्लांक नियतांक का मान, इससे पीछे भी हम देखिए ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगा। और जूल सेकेंड किस तरह से आया वो हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम क्या, तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की। तो 27 नंबर क्वेश्चन में विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। क्या है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए, इससे पहले हम क्या देखे हैं, तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए यहाँ पे पथांतर, उसमें हम क्या देखे थे, तो फेज डिफरेंस देखे थे। इसमें पूछा पथांतर क्या होता है, तो अब इसमें भी हम फेज डिफरेंस भी देखेंगे और पथांतर भी देखेंगे, दोनों की बात करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पथांतर न पूछ के फेज डिफरेंस पूछ देखा, तो उस समय तो आपको इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों की बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे हम क्या, पहले पथांतर की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं क्या, तो रचनात्मक व्यतिकरण में क्या था, रचनात्मक व्यतिकरण में पाथ जो डिफरेंस था वो क्या था, यहाँ पे n पाई था। n पाई का मतलब क्या होगा कि इवन नंबर पे वो क्या था, यहाँ पे रचनात्मक व्यतिकरण। अब यहाँ पे विनाशकारी व्यतिकरण है, तो विनाशकारी व्यतिकरण के लिए हमारा यहाँ पे बात करें पाथ डिफरेंस की, तो वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है n+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n+1। अगर ओड नंबर, ये क्या होता है ओड नंबर पे ना आता है, तो ओड नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2n+1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n प्लस यहाँ पे 1 और इंटू हमारा क्या हो जाएगा लेमडा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा λ/2, क्या हो जाएगा यहाँ पे λ/2। तो देखिए 27 का क्या ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्या था, यहाँ पे पाथ डिफरेंस था। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n+-1 इंटू पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n+-1 इंटू पाई हो जाएगा, क्या इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा। ये हो गया फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या हो गया, तो 2n+1 λ/2 हो गया। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको अर्धायु कहते हैं, हाफ एज कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। क्या है यहाँ पे व्हिच ऑफ रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। तो रेडियो एक्टिव एटम की बात करते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या इसमें 2 टर्म है, एक है यहाँ पे अर्ध आयु और दूसरा औसत आयु। तो अब कोई भी रेडियो एक्टिव मेटल है उसके लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं अर्ध आयु। अब ये हम क्या ले रहे हैं, अर्ध आयु ले रहे हैं। तो अर्ध आयु बराबर क्या होता है हमारे यहाँ पे, वो बताइए। तो यहाँ पे क्या है अर्ध आयु, तो अर्ध आयु का जो यहाँ पे मान होता है वो क्या होता है 6 यहाँ पे 0.693 बटे यहाँ पे क्या आ गया हमारा लेमडा आ गया। ये क्या होगा यहाँ पे अर्ध आयु आया, किसका रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या है अर्ध आयु 0.693 बटे लेमडा आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे औसत लाभ यानी औसत आयु की, यानी एवरेज लाइफ है। तो एवरेज लाइफ इसको मान लेते हैं एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ बराबर हमारा क्या होता है 1 बटे लेमडा होता है। एवरेज लाइफ बराबर क्या हो गया 1 बटे लेमडा, और औसत यहाँ पे क्या था औसत आयु अर्ध आयु, अर्ध आयु बराबर क्या था यहाँ पर 0.693 बटे यहाँ पे लेमडा था। तो 1 बटे लेमडा ही ना होगा ये जो है, तो इसको अगर बाहर निकालिए तो 1 बटे लेमडा, तो 1 बटे लेमडा होगा क्या। तो अगर इसका आंसर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये हो जाएगा ये क्या था हमारे यहाँ पे अर्ध आयु और गुने क्या यहाँ पे औसत आयु। तो हमें क्या निकालना है अर्ध आयु बराबर निकालना है। तो अर्ध आयु बराबर क्या होगा 0. यहाँ पे 693 गुने औसत आयु, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा अर्ध आयु निकल जाएगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, यानी वेव फ्रंट किस तरह से होता है किसी भी सोर्स यानी डिस्टेंस के लिए, तो वो यहाँ पे स्फेरिकल होता है। क्या होता है ये स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गोलाकार, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, तो यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो डी ब्रोगली तरंग दर में बदलाव होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी हम क्या किए 2 गुना कर दिए, 2 टाइम्स बढ़ा दिए,
तो अब उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य में क्या बदलाव आएगी, ये हमें निकालना है। तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको निकालने में यहाँ पे कुछ, ये देखिए इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये किस तरह से निकालता है तो वो भी यहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये होता है 1/λ बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें लेमडा का रिलेशन निकालें तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/√, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे E2 लेंगे, एक बार E1 लेंगे, फिर उसके बाद उसके बीच हम यहाँ पे अनुपात निकाल देंगे तो हमारा आंसर ये निकल जाएगा 1/√2 निकल जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि V आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग क्या होगा। देखिए कोई भी फोटोन है उसका यहाँ पे क्या V आवृत्ति, V फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। अब उसके साथ एक प्रकाश का वेग जुड़ा है तो हमें क्या निकालना है, संवेग निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो उसको हम यहाँ पे आइए आसानी से निकाल लेते हैं। आपको मालूम होगा E बराबर क्या होता है, यहाँ पे hμ होता है। और यहाँ पे आइंस्टीन का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, सबसे फेमस इक्वेशन क्या है, E बराबर mc²। E बराबर mc² तो सभी को मालूम है। अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर आ गया तो mc² इक्वल टू यहाँ पे hμ रख देंगे। तो अब यहाँ पे हम रखते हैं क्या, mc² बराबर यहाँ पे hμ रख दिए, hμ रख दिए। अब यहाँ पे हम mc बराबर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, hμ बटे यहाँ पे c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, hμ बटे c। और ये जो mc है, mc को ही तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, संवेग कहते हैं। mc को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी अगर बात करें एनर्जी, एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है, तो मोमेंटम इंटू स्पीड होता है। क्या होता है, मोमेंटम इंटू स्पीड होता है। और ये क्या हो गया, mc, ये इसी को तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, यानी मोमेंटम कहते हैं। तो हमारा ये मोमेंटम किसके बराबर निकल गया, तो hμ बटे c के। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई धातु है, उस सतह पर यहाँ पे फोटोन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फोटोन आ रहा है ये धातु पे। अब इसकी आवृत्ति हम दोगुना कर देते हैं। तो जब ये दोगुना कर देते हैं तो ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होती है इसकी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, दोगुने से ज्यादा हो जाएगी, नहीं बदलेगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो अब बात करते हैं क्या हो जाएगी। तो अब मान लेते हैं हम E1, अभी हम क्या है, एनर्जी दोगुना नहीं किया है तो ये क्या हो जाएगा, hμ हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कोई धातु है, इससे यहाँ पे ये फोटोन आ रहा है और इससे यहाँ पे क्या निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल रहा है। क्या निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल रहा है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, E बराबर निकालते हैं। तो E बराबर हम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस में यहाँ पे फाइव हो जाएगा। ये क्या हुआ, अभी हम जब दोगुना नहीं किए हैं, अब यहाँ पे सेम E2 जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 तो रहेगा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 टाइम्स यानी दोगुना तो हो गया और प्लस में एक यहाँ पे क्या जुड़ गया 5 जुड़ गया। 5 को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, 5 को कार्यफलन कहते हैं और इसी को आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे दोगुना हो ही गया और यहाँ पे 5 जुड़ गया यानी दोगुने से ज्यादा हो गया। तो देखिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, दोगुना से ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल जो है वो किस पे आधारित है, यानी फोटो सेल इज बेस्ड ऑन। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस है, या फिर ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, या तो फिर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या तो फिर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन पे। तो देखिए क्या पूछा, फोटो सेल ने पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सेल क्या होता है। तो देखिए फोटो सेल वैसा सेल होता है जो यहाँ पे क्या करता है, लाइट जो एनर्जी है, लाइट यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, इसका अगर बात करें ये क्या होता है, यहाँ पे फोटो सेल किस पे बेस्ड होता है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति हुआ है, यानी थ्रेशोल्ड आवृत्ति क्या है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति से क्या होता है यहाँ पे,
केवल यहाँ पे क्या होता है, फोटोन मात्र उत्सर्जित होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल मैक्सिमम होता है, या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर न्यूनतम होती है, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो बात यहाँ पे क्या आती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए कि एक कोई मेटल है, मेटल में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे फोटोन्स आया। इससे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कब होता है, अगर बात करें यहाँ पे कार्यफलन की, तो कार्यफलन यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ला के रख देता है, वो यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं करा पाता है। मूवमेंट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ये जो यहाँ पे जो एनर्जी आकर ये जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे इजेक्ट कर दिया, वो ही क्या कहलाता है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी क्या कि ये केवल क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इमिट करके छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का मात्र उत्सर्जित होता है, यानी ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम टोटल 35 क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे टोटल 35 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल्स में देखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्या हो कि जब हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उसका वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक कर दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।